जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो कैश मिला उसके बाद से एक जो डिबेट है, जो बहस है, एक बार फिर गर्मा गर्म हो गई है कि एनजेसी टाइप जो कानून है फिर से आना चाहिए। जज ही जज को नियुक्त करें ये ठीक नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर देश के चीफ जस्टिस जस्टिस BR गवई और जो भावी चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, देश से कोसों दूर अलग अलग जगह पर जस्टिस गवई ने यूके में और अब जस्टिस सूर्यकांत ने USA में, अमेरिका में अपनी बात रखी है और कॉलेजियम जो सिस्टम है उसका बचाव भी किया, उसकी वकालत भी की है और कहा है कि ये जो सिस्टम है इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आप जो है कोई नया सिस्टम जिसमें सरकार दखल दे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में खलल पड़े वो नहीं होना चाहिए। बड़ी बात यहाँ पर है, हमारे साथ संजय पाठक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट में हैं। पाठक साहब, ये जो मुद्दा है इसको कैसे देखते हैं आप कि 2 वरिष्ठ जज CJI और भावी CJI वो कॉलेजियम सिस्टम की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस पूरे मुद्दे पर। माननीय CJI गवई साहब ने और माननीय सूर्यकांत साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने बिल्कुल उचित कहा है। और अगर आप बैकग्राउंड को देखें, किस आधार पर और किस वजह से कॉलेजियम सिस्टम आया, तब आपको उनकी बातों का मर्म समझ में आएगा। हमारे देश में संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और संविधान में जजेस कैसे अपॉइंट में होंगे उसका प्रक्रिया दिया हुआ है। लेकिन एक समय आया जब 1964, 1973 और 1977 में 3 बार ऐसे मौके आए कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज था उसको राजनीतिक कारणों से सुपरसीड करके किसी अन्य को उसके स्थान पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर हाई कोर्ट में कई बार हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी गईं जिससे कोर्ट को यह एहसास हुआ कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का जो दखल है इस प्रक्रिया में वो ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। अब आप इसको ये इस संदर्भ में समझिए, न्यायपालिका का काम है मुकदमों का निस्तारण करना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते समय हमेशा ये सवाल आता है कि वो एक सामान्य नागरिक आकर कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकी कोई संस्था ने ऐसा काम किया है जो उसके मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण करता है। तो जब सरकार के खिलाफ शिकायत आ रही है तो उसका निर्णय कौन करेगा? और उसका निर्णय मनमाने आधार पर नहीं होगा, उस निर्णय को संवैधानिक आधार पर, कानूनों के आधार पर ही तय किया जाएगा। तो उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार स्वयं लिटिगेंट है और सरकार द्वारा अपॉइंट किए गया ही कोई व्यक्ति उस चीज़ को निर्धारित करेगा या डिसाइड करेगा तो उसमें पारदर्शिता की भावना नहीं रह जाएगी। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम में 1993 में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने ये तय किया कि इसमें प्राइमेसी यानी ज़्यादा महत्व होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम सिस्टम का। कॉलेजियम में जजेस होंगे, वो सिस्टम हो सकता है, उसमें भी कमियां हैं और ये माननीय मुख्य न्यायाधीश और सूर्यकांत साहब दोनों ने इसको स्वीकार भी किया है। लेकिन इसको आप ऐसे समझिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कहा जाता है इसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन ये सत्य है कि जितनी भी राजनीतिक प्रणालियां हैं उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे उचित और बढ़िया पाई गई। क्यों? क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। कॉलेजियम सिस्टम में भी सुधार की गुंजाइश है और सारी जुडिशरी उसको स्वीकार भी करती है, लेकिन उस सुधार का मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में आ जाए। न्यायपालिका में ऐसे लोग हों जिनको सरकार जब चाहे हटाए और जब चाहे लगा ले। इसलिए जजेस की प्राइमेसी। अब आता है सरकार का उसमें रोल क्या है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई वही मैं बात कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है सरकार का दखल हर एक कदम पर है। सबसे पहले कॉलेजियम नाम भेजते हैं वो सरकार के पास जाते हैं, करेक्ट, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, IB की रिपोर्ट आती है, तो सरकार का दखल तो हमेशा रहता है। बिल्कुल, सरकार से बिना विमर्श किए कोई जज नहीं बनता। ऐसा नहीं होता है कि कॉलेजियम ने नाम दिया और उसका अपॉइंटमेंट हो गया।
पहले नाम चलता है, वो नाम सरकार के पास जाता है, सरकार की जांच एजेंसियां उस पर अपना काम करती हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसा केस हो उनसे उनका विचार लिया जाता है। अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन हो, कॉलेजियम दोबारा कंसीडर करता है और फिर नाम भेजता है। उसके बाद भी उस व्यक्ति का अंतिम अपॉइंटमेंट ऑर्डर वो इशू करता है प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। और ऐसे एक नहीं, तमाम ऐसे आपके सामने उदाहरण होंगे, जिसमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा जस्टिस सौरभ कृपाल का, जिनका नाम दिल्ली हाई कोर्ट जज के लिए भेजा गया, लेकिन आज तक वो नाम क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सरकार के पास पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार का रोल ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन भेजता है कॉलेजियम ट्रांसफ़र के लिए, बहुत से ऐसे केस हुए हैं जब सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो सरकार इस पे, सरकार के पास बहुत पावर है, सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अपनी बात रखने का और कहने का, लेकिन अंततोगत्वा कौन सा व्यक्ति न्यायाधीश, संवैधानिक कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है, इसका निर्धारण करने के लिए बेस्ट सूटेड कौन है। आप मान लीजिए रॉ के लिए आपको किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है या पीएमओ में किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है, तो उसके लिए बेस्ट अथॉरिटी कौन है? पीएमओ के लिए करनी है तो पीएम से आपको पूछना पड़ेगा, उसकी राय की प्राइमेसी होगी। इसी प्रकार जुडिशरी में जज बनने के लिए किस व्यक्ति के पास योग्यता है और वो व्यक्ति खरा उतरता है उन मापदंडों पे और सारी कमी बेसियां देखते हुए जो उचित लगता है, इसका बेस्ट जज तो कॉलेजियम ही हो सकता है, जिसमें हाई कोर्ट के जज के स्तर पे हाई कोर्ट के जज का कॉलेजियम होता है और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के पास वो नाम आते हैं और कॉलेजियम उसको तय करता है। इसलिए जो बात कही जा रही है, जो बार बार संवैधानिक पीठों ने भी कहा है, एनजेसी आया था वो 2015। एनजेसी में 2 जजों ने कहा कि इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिस्टम होना नहीं चाहिए। हाँ, तो सुधार किया वो तो ये माननीय न्यायाधीश महोदय अभी भी कह रहे हैं। हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय BR गवई, जो किस तरह के बैकग्राउंड से आके कहाँ से कहाँ तक गए हैं, ये इस कॉलेजियम सिस्टम की खूबसूरती है, जिसकी वजह से आज वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए कॉलेजियम सिस्टम, सामान्य व्यक्ति जो इस बात की गहराई को शायद पूरी तरह से नहीं जानता या जिसको ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जैसे जज ही अपॉइंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार का पूरा रोल होता है, सरकार की पूरी दखलंदाजी होती है, सरकार का पूरा फीडबैक कंसीडर करना पड़ता है। और हाल के दिनों में आप देखेंगे जस्टिस संजीव खन्ना के समय से विशेष तौर पे कि जिस प्रकार की पारदर्शिता उन्होंने लाने की कोशिश की है। पूरा कॉलेजियम का जो सिस्टम था वो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। आप जाकर देखिए किस तरीके से कॉलेजियम काम करता है। जी, तो माननीय संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने किया। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में सारा मटेरियल कहने को डाल दिया कि आपकी देश की जनता को भी पता रहे। तो इस पारदर्शी बनाने के लिए व्यवस्था को और जजेस के एसेट को लेके भी अभी पूरा फुल कोर्ट ने किया कि सारे एसेट उन्होंने ऑनलाइन अपने। तो जैसे जैसे आपके पास फीडबैक आता है और आपको लगता है कि सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए, व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आपको सुधार करने हैं, सुधार निश्चित तौर पर वेलकम है और कोई भी इससे इनकार नहीं करता। तो साफ तौर पर एक और बड़ी बात है कि जैसे कहते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी करती है जिसमें सीजीआई भी हैं, ऐसी एक कमेटी क्यों जजेस की नियुक्ति के लिए ना हो? तो बहुत से लोग कहते हैं बहुत बड़ा फ़र्क है सीबीआई में और देश की न्यायपालिका में। उसमें एक फ़र्क है, सबसे बड़ा आप ये समझिए कि न्यायपालिका का काम इंडिपेंडेंट होकर, बिना किसी दबाव के, संवैधानिक मूल्यों के आधार पे निपटारा करना होता है डिस्प्यूट का, और उस डिस्प्यूट में हमेशा या ज़्यादातर एक पक्ष सरकार होती है। इसलिए वहाँ पर वो इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? अगर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या सपोज IAS है, उसका अपॉइंटमेंट होता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं से उसके ऊपर जो उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं यानी सरकार है, उसका थोड़ा बहुत दबाव रहता है और वहाँ इंटरफेरेंस भी होता है, क्योंकि तमाम तौर पे उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके तमाम चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं, जो कई बार देखा गया है कि राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग की जाती हैं। उन चीज़ों से दूर रखने के लिए, ताकि जज बिना दबाव के अपना काम कर सकें, इसीलिए देखिए जजेस की जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, वो सरकार के रहमो करम पे नहीं है। तो आप जजेस को सरकार के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते हैं। जी जी। तो एक बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कही है, सिस्टम पूरी तरह जो है वो परफेक्ट नहीं है। ये बात हमेशा से सुप्रीम कोर्ट मानता रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका पर सरकारी नियंत्रण हो जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।